हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शो। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4 करेंगे। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे टर्म लोन के बारे में। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के लिए जो टर्म लोन दिया जाता है, एलाइड एक्टिविटी में आपका आ जाता है पशुपालन, मछली पालन, है ना, मुर्गी पालन, ये सारी चीज़ें एलाइड एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, बैंक्स रोल इन प्रोविजन ऑफ रिलीफ इन एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। तो अगर किसी एरिया में नेचुरल कैलेमिटी हो गई है तो वहाँ पर बैंकों को रिलीफ प्रोवाइड करने में क्या क्या करना होता है, क्या क्या रोल अदा करते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर बात करें, इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट, फ्लड, ईटीसी, है ना, तो जब भी सूखा या बाढ़ आ जाती है तो उस समय क्या होता है, किसानों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो वैसे केस में उनकी जो रीपे करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ फार्मर हु हैड अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मे बी अफेक्टेड ओइंग टू रिडक्शन इन यील्ड और टोटल लॉस ऑफ क्रॉप। तो जो रीपे करने की क्षमता है किसान की, जिन्होंने लोन ले रखा है, वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जितना प्रोडक्शन होना था, 10 क्विंटल गेहूं होना था, नहीं हुआ, या फिर पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हुई, एक भी पैसे का उत्पादन नहीं हो पाया। ओके, इन सच अ सिचुएशन बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स बाई कन्वर्टिंग द आउटस्टैंडिंग लोन इन प्रोडक्शन क्रेडिट सेगमेंट इनटू मीडियम टर्म लोन रीपेबल ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ कैलेमिटी विथ अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year। तो ऐसे में बैंकों से उम्मीद की जाती है कि जो आपने क्रॉप लोन दे रखा है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीडियम टर्म लोन में। क्रॉप लोन सीसी टाइप के होते हैं, डाला और निकाला पैसा जा सकता है कभी भी, लेकिन मीडियम टर्म लोन में बदल देंगे। यानी अब हम ईएमआई बांधने की बात कर रहे हैं, जो कि 2 साल से लेकर 5 साल के बीच का टर्म रहता है कि इतने समय में आपको पे करना है। साथ में मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाता है कम से कम 1 साल का, यानी 1 साल तक कोई भी पैसा नहीं देना है, उसके बाद ही पैसा पे करना शुरू करना होगा। आरबीआई हैज इशूड डिटेल्ड गाइडलाइन ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ग्रांट ऑफ सच रिलीफ। इस तरीके का रिलीफ देने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके लिए आरबीआई ने डिटेल में गाइडलाइन इशू करी हुई है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म लोन व्हिच हैज़ नॉट fallen due for repayment into medium term loan to enable the farmers affected by calamity to repay the loan comfortably। तो बैंकों को चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म लोन हैं, जो अभी ड्यू नहीं हुए हैं रीपेमेंट के लिए, उनको मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर दें, ताकि किसानों को जो ये आपदा वगैरह हुई है उससे राहत मिल सके और वो आसानी से कंफर्टेबल तरीके से अपना पैसा लौटा सकें। अननेवरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन अकरेंस ऑफ कैलेमिटी in relation to the crop loss based on the crop cutting would form the basis for grant of relief measure। तो किसको कितना नुकसान हुआ है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अन्नेवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अन्नेवरी क्या होता है देख लेते हैं। अन्नेवरी के और भी नाम हैं, अन्नेवरी भी कहते हैं, पैसेवरी भी कहते हैं और गिरदावरी भी कहते हैं। ओके, अन्नेवरी, अगर मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है तो उसको मेजर करने के लिए कितना जो है नुकसान हुआ है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया था। इसी सच डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट को ही हम अन्नेवरी, पैसेवरी और गिरदावरी के नाम से जानते हैं डिफरेंट स्टेट में। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा अन्नेवरी क्या होता है। ओके, तो अन्नेवरी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किया जाता है कि हाँ कितना क्रॉप का लॉस हुआ है, वही जो है बनेगा रिलीफ का आधार। जैसे मान लो किसी के पास में 5 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 2 ही बीघे ज़मीन है, तो दोनों को बराबर जो है रिलीफ नहीं दी जा सकती है। इसीलिए अन्नेवरी सर्टिफिकेट ये बताएगा कि इनके 2 बीघे का नुकसान हुआ है, इनके 5 बीघे का नुकसान हुआ है। अब सोचो, सरकार ने कहा कि 1,000 रुपये पर बीघे देना है, तो इनको 5,000 रुपये मिलेंगे, इनको 2,000 रुपये मिलेंगे। वही बात यहाँ पर की जा रही है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फ्रेश प्रोटेक्शन क्रेडिट। साथ ही साथ बैंकों को नया लोन भी दे देना चाहिए, जिनकी फैसिलिटी को आपने मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट किया है, ताकि वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी परेशानी के कर सकें। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट फार्मर्स अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू केसीसी कवर दियर क्रॉप विद द क्रॉप इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बैंकों को चाहिए कि जो भी किसान अगर हमारे यहाँ से केसीसी ले रहा है, अपनी फसलों के लिए लोन ले रहा है, तो उसकी फसल को हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ज़रूर से ज़रूर कवर कर दें। ठीक है, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स कि अगर नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो उस केस में बैंकों का क्या रोल रहता है रिलीफ प्रोवाइड करने में। तो
क्लेमिटी क्या होती है, नेचुरल क्लेमिटी, जैसे सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है ना, इन सभी इवेंट के होने पर रिलीफ की ज़रूरत होती है। तो जिन्होंने लोन ले रखा है, जिन किसानों ने लोन ले रखा है, उनकी अब रीपेमेंट करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि हो सकता है जितना उनको प्रोडक्शन होना था वो नहीं हुआ, या पूरी की पूरी फसल ही उनकी बर्बाद हो गई। तो जब फसल ही नहीं है तो वो कहाँ से पैसे लौटा पाएंगे। ओके, ऐसी सिचुएशन में बैंकों को चाहिए कि जो उनके आउटस्टैंडिंग लोन हैं उनको मीडियम टर्म लोन में बदल दे, जिसको 2 साल से 5 साल में पे करना रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन सेवरिटी ऑफ क्लेमिटी, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ उसके हिसाब से 2 साल से 5 साल के बीच में आप कर सकते हैं लौटाने की प्रक्रिया। ठीक है, और कम से कम 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड, जब कोई पैसा नहीं लौटाना होता है वो देना होता है। आरबीआई ने इसके लिए डिटेल में गाइडलाइन दे रखी है। बैंकों को चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको मीडियम टर्म लोन में बदल दें। ठीक है, ताकि किसान आसानी से अपने पैसे को पे कर सकें। अननेवरी सर्टिफिकेट जो होता है, कितना नुकसान हुआ उसका एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया था, उसे ही अननेवरी, पैसेवरी या गिरदावरी के नाम से जाना जाता है। तो अननेवरी सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कितनी क्रॉप का लॉस हुआ है आपका, तो उसी के आधार पर ही रिलीफ का ग्रांट दिया जाता है, रिलीफ पहुँचाया जाता है। बैंकों को चाहिए कि वो फ्रेश प्रोडक्शन क्रेडिट जो है किसानों को दें, नया लोन प्रोवाइड कर दें ताकि वो खेती बाड़ी कर सकें, क्योंकि पुरानी फसल बर्बाद हो गई है, जो लोन था वो अब मीडियम टर्म लोन में बदल चुका है। तो ऐसे में नई फसल बोने के लिए उनको पैसे चाहिए। ओके, साथ ही साथ बैंकों को चाहिए कि जो किसान हमारे से केसीसी वगैरह लेता है अपने क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके जो फसल है उसको हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, अब अगला टॉपिक उठाएंगे जो कि है टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। तो टर्म लोन की बात करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, जेनरिक सी बातें करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। लोन्स प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 18 मंथ्स आर कॉल्ड टर्म लोन विच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मीडियम टर्म लोन। तो 18 महीने के लिए है ना, 18 महीने से ज़्यादा के लिए दिया गया लोन टर्म लोन कहलाता है, और इसे फर्दर जो है अगर हम देखें तो मीडियम टर्म लोन भी कह सकते हैं 18 महीनों से ज़्यादा होने पर। इट इज़ गिवन फॉर पर्पज लाइक परचेजिंग एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रैक्टर, लाइव स्टॉक, रीपेबल पीरियड ऑफ 2 to 5 years और एटमोस्ट 7 ईयर। तो इसको किस उद्देश्य से ये टर्म लोन दिया जाता है, ताकि आप एग्रीकल्चर मशीनरी खरीद सकें। लाइव स्टॉक में आपका मुर्गी वगैरह हो गई है ना, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इनकी पेमेंट 2 से 5 साल तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक हो सकती है। लॉन्ग टर्म लोन जो कि 7 साल के लिए, अगर 7 साल से ज़्यादा के लिए और 15 साल के लिए भी दिया जाता है। माइनर इरिगेशन एंड ग्रोइंग प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वो कब दिया जाता है, जब आपको सिंचाई वगैरह से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है, या आपको प्लांट वगैरह लगाना है, या हार्टिकल्चर से रिलेटेड यानी कि बागवानी करनी है, तो उस केस में 7 साल से 15 साल के लिए भी लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल स्कीम के टाइप की अगर हम बात करें, यानी लोन देने के लिए स्कीम होती हैं। द स्कीम अंडर विच टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर आर प्रोवाइडर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप में इनको क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन हु टेक्स द लीडिंग इन फॉर्मुलेटिंग द प्रोजेक्ट और स्कीम। प्रोजेक्ट और स्कीम को बनाने में कौन आगे आता है, उसी के आधार पर 3 तरीके की एग्रीकल्चरल स्कीम होती हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है, दूसरा बैंकिंग का प्लान होता है, तीसरा इंडिविजुअल बारोअर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है। एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या होती है? एरिया डेवलपमेंट स्कीम एम एट डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया विथ रिगार्ड टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटी। जो एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है उसका उद्देश्य होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, एक्टिविटी करके उस एरिया को डेवलप करने का अपने उद्देश्य बनाया हुआ है। एग्जांपल के लिए, इफ बैंक फार्मुलेट्स स्कीम फॉर डेयरी डेवलपमेंट ऑफ 1 or few डिस्ट्रिक्ट्स, इट विल बी अ एरिया डेवलपमेंट स्कीम। बैंक ने क्या किया, एक स्कीम बनाई जिसके तहत वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या 2-4 डिस्ट्रिक्ट में डेयरी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। किसने बनाया? बैंक ने बनाया है, ठीक है। तो ये एरिया डेवलपमेंट स्कीम का एक एग्जांपल हो सकता है। अंडर दीज स्कीम द इन्वेस्टमेंट आइटम एंड द आउटले यानी यूनिट कास्ट आर नॉर्मली यूनिफॉर्म फॉर ऑल यूनिट प्रपोज टू बी फाइनेंस्ड, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर प्लान्ड। एग्जांपल देखिए, कह रहे हैं कि इस स्कीम में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आइटम, क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है और एक यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा, वो सभी के लिए यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जितनी भी यूनिट आप फाइनेंस करेंगे उनमें, जैसे एक जानवर का अगर 50,000 रुपये है तो वो सभी के लिए 50,000 रुपये ही रहेगा, ओके। जैसे स्कीम शैल बी फाइनेंस्ड 50,000 फॉर प्रोक्योरिंग 2 बफेलो, 2 बफेलो लेने के लिए 50,000 रुपये दिया जा रहा है। द स्कीम कवर सच 100 सच यूनिट, मतलब कहने का 100 किसानों को आप ऐसे 2-2 भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपये अगर आप बांटते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत आता है। बैंकिंग प्लान, अब देखो एरिया डेवलपमेंट स्कीम में और बैंकिंग प्लान में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये छोटे स्तर पर था,
कोई एक जिला पकड़ लिया, कोई 10-15 गांव पकड़ लिए, लेकिन ये पूरे राज्य स्तर पर हो या कई राज्यों में हो जाए तो फ्रेंड्स उसे बैंकिंग प्लान कह देते हैं। सेम चीज़ वही हो रही है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर हो रही है तो उसे बैंकिंग प्लान कह लेते हैं। दीज आर आल्सो एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये भी एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, विच आर प्रिपेयर्ड बाई सम डेवलपमेंट एजेंसी लाइक स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट बैंक लाइक नाबार्ड फॉर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और पर्सनलाइज्ड बाई वेरियस बैंक इन लार्जर एरियाज। मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल राज्यों में, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में इन्हें ऑपरेट किया जाता है तो उसे जो है हम बैंकिंग प्लान कहते हैं। यानी एरिया डेवलपमेंट स्कीम ही है, बड़े स्तर पर होती है। एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लान्स आर माइनर इरिगेशन बैंकिंग प्लान प्रिपेयर्ड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक मतलब जो है कई सारे जिलों के लिए आपने इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए जो है प्लान तैयार किया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन एज ए होल, मतलब पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए आप जो है माइनर इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। फिशरीज प्रोजेक्ट प्रिपेयर फॉर होल स्टेट, पूरे राज्य के लिए आपने मत्स्य पालन के लिए जो है लोन देने के लिए प्लान तैयार किया है। तो ये सारे के सारे बैंकिंग प्लान का हिस्सा होते हैं। इंडिविजुअल बारोअर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, कोई एक इंडिविजुअल बारोअर है वो खुद अपना प्लान बना के आपके पास लाता है तो उसे इंडिविजुअल बारोअर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग अडॉप्टिंग प्रोजेक्ट अप्रोच, इसमें प्रोजेक्ट वाइज अप्रोच अपनाया जाता है। वेयर इन इंडिविजुअल बारोअर प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज फार्म एक्टिविटी एंड अप्रोच द बैंक फाइनेंसिंग बैंक फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग फाइनेंस। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो बारोअर है, जो लोन लेने वाला, अपना खुद का प्रोजेक्ट या स्कीम बनाता है ताकि वो अपनी एक्टिविटी या फार्म को डेवलप कर सके और उसके बाद वो बैंक के पास अप्रोच करता है ताकि उसे फाइनेंस मिल सके। ओके, देयर कुड बी 2 कैटेगरीज ऑफ बारोअर अंडर दिस कैटेगरी। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं बारोअर की। फर्स्ट विथ स्मॉल फाइनेंस रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे होंगे जिनकी छोटी रिक्वायरमेंट होगी, 10-5 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए चाहिए होगा। से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, किसी को कुआं बनवाना है, 2 गाय खरीदनी है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरतें छोटी होती हैं। तो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस वाले हो गए, और दूसरे होते हैं जिनको जो है लार्ज स्केल पर जो है पैसे चाहिए होते हैं। लार्ज स्केल सेटिंग है कमर्शियल यूनिट, जैसे आपने डेयरी यूनिट खोलनी है, आप डेयरी खोलना चाहे तो 50 जो है क्रॉस ब्रीड काऊ लाएंगे, ओके, और सेट बनवाएंगे एनिमल का, जानवरों को रहने के लिए बाड़ा बनवाएंगे, उसमें 50 जो है जानवर लेकर आएंगे, गायें लेकर आएंगे। तो ऐसी डेयरी जो है मान लीजिए 85,000 रुपये की एक पड़ती है, तो ये मेरे ख्याल से 25 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस एरिया तैयार करने के लिए 10-20 लाख और चाहिए होंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ, या दूसरा एग्जाम्पल दिया, इंस्टॉलेशन ऑफ फीड मिल, आप जो है जानवरों को खाने के लिए जैसे पशु आहार वगैरह आता है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, फीड एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी फॉर कूलिंग एंड चिलिंग ऑफ मिल्क, ये सारे एग्जांपल हो गए। यानी कि आप फीड मिल बनाना चाहते हैं, जैसे मुर्गियों के लिए खाना बनाना चाहते हैं, मछलियों के लिए खाना बनाना चाहते हैं, जानवरों के लिए खाने का आइटम बनाना चाहते हैं, पशु आहार टाइप का, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। या फिर आप जो है दूध को ठंडा रखने और चिल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई अगर जैसे अमूल वगैरह रखते हैं उस तरीके की मशीनरी अगर प्रोक्योर करना चाहते हैं तो ये जो है आपके लार्ज स्केल वाले इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। फिर बातें आती है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर टर्म लोन। टर्म लोन के लिए क्या क्या जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए उसकी बात करनी है। बट बिफोर दैट बात कर रहे हैं टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी की। तो यहाँ पर अगर कोई टर्म लोन 18 महीने या उससे ज़्यादा के लिए जाता है, 18 महीने से ज़्यादा के लिए दिया जाता है तो उसे टर्म लोन, कोई लोन 18 महीने से ज़्यादा के लिए टर्म लोन कहलाता है। फर्दर अगर इसे हम देखें तो ये मीडियम टर्म लोन में भी आ जाता है, अगर 2 से 5 साल के लिए या 7 साल तक के लिए दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो लोन दिया जाता है वो एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए जाता है, जो कि 2 से 5 साल के बीच में लौटाना होता है, अधिकतम 7 साल के लिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा, मीडियम टर्म नहीं कहलाएगा। मीडियम टर्म 2 से 5 साल का है, अगर उससे ऊपर जो है 7 साल, यानी कि 2 से 7 साल का एक तरीके से कह लीजिए, 18 महीने से लेकर 7 साल का। अगर इससे भी ज़्यादा समय होता है तो लॉन्ग टर्म लोन कहेंगे, और वो 7 साल से 15 साल के बीच में हो सकता है। आप सिंचाई के लिए बना सकते हैं, प्लांट वगैरह, जैसे आपने अगर जो है मान लीजिए अमरूद की खेती करनी, तो अमरूद जो है तुरंत ही फल नहीं देने शुरू कर देंगे। आम के पेड़ लगाने हैं तो आम तुरंत ही पेड़ नहीं देने लगेंगे, मतलब फल नहीं देने लगेंगे, ठीक है, तो तुरंत फल नहीं देते, तो ऐसे में 4-5 साल 6 साल लगते हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चरल स्कीम, लोन देने के लिए डिफरेंट स्कीम होती है, वो कैसे क्लासीफाई की जाती है कि किसने जो है उस प्रोजेक्ट या स्कीम को बनाया हुआ है। तो 3 तरीके के हैं। एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है, एरिया डेवलपमेंट स्कीम में किसी पर्टिकुलर एरिया को आप एक डिस्ट्रिक्ट या फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स लेते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम चलाते हैं। जैसे डेयरी का डेवलपमेंट करने के लिए बैंक ने एक लोन स्कीम बनाई कि पूरे ज़िले में जहाँ भी डेयरी खुलेगी उनको हम लोन देंगे, उसके लिए ये स्कीम रही, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो पैसे दिए जाते हैं सभी को यूनिफॉर्मली दिए जाते हैं, जितनी भी यूनिट डेयरी की खुलेंगे उन सबको सेम पैसे दिए जाते हैं।
जाते हैं। जैसे 2 गाय भैंस खरीदने के लिए आपको अगर 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो इतने ही सभी लोगों को दिए जाएंगे पूरे ज़िले में। ऐसी 100 यूनिट 200 यूनिट अगर आप इस्टेब्लिश करवाते हैं तो एक तरीके से एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है। एरिया डेवलपमेंट अप्रोच जब ज़िले से हट करके राज्य स्तर पर या 10-15 ज़िले 20 ज़िलों पर लागू हो जाते हैं उसे बैंकिंग प्लान कहते हैं। इसको बैंकिंग प्लान को डेवलप किया जाता है किसी डेवलपमेंट एजेंसी जैसे स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, नाबार्ड वगैरह के द्वारा, जिसे डिफरेंट बैंक द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एक बैंक नहीं ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल स्टेट्स में या है ना, एक स्टेट या मल्टीपल स्टेट में लागू होता है। जैसे इरिगेशन का प्रोजेक्ट आप लेकर के आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में या राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इरिगेशन का प्रोजेक्ट आप सैंक्शन करेंगे, या पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जितने भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट होंगे उसको आप जो है सैंक्शन करेंगे। या फिशरीज का प्रोजेक्ट आपने बनाया है पूरे राज्य के लिए कि उत्तर प्रदेश के राज्य में जितने भी मत्स्य पालन वाले प्रोजेक्ट होंगे उनको मतलब जो है सैंक्शन देने के लिए बैंकिंग प्लान बनाया गया है, तो उसे बैंकिंग प्लान कहते हैं। इंडिविजुअल बारोअर और इंटरनेट इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है खुद ही वो जो बारोअर है वो अपना खुद का प्रोजेक्ट और स्कीम बना करके आपके बैंक के पास आता है कि मुझे फाइनेंस दे दिया जाए। इसमें 2 तरीके के बारोअर होते हैं, एक स्मॉल फाइनेंस रिक्वायरमेंट वाले जैसे कि ट्यूबवेल लगवानी है, कुआं खोदना है, ठीक है, या 2 गाय खरीदनी है, इस तरीके के। और दूसरे वाले होते हैं जिनको लार्ज स्केल का जो है लोन चाहिए होता है, जैसे आपको डेयरी खोलनी है लेकिन उसमें आप क्या करेंगे 50 जो है अच्छी वैरायटी की काऊ रखेंगे, उनके लिए शेड वगैरह बनवाएंगे, या फिर जो है आप जानवरों के लिए जो है पशु आहार वगैरह तैयार करने की यूनिट खोलना चाहते हैं, या फिर कूलिंग और चिलिंग ऑफ मिल्क के लिए मशीनरी वगैरह प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो ये सब उस कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, जनरल टर्म एंड कंडीशन की अगर हम बात करें टर्म लोन के लिए, तो इन्वेस्टमेंट आउटले की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट आउटले या कास्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आउटले जो होता है उसका मतलब होता है यानी कि कितना पैसा लगेगा, कास्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, वो डिपेंड करेगा भाई कि कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हो, किस लेवल पर आप काम कर रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले जनरली इंक्लूड, अब इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस लाइक प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए हो सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़े, लैंड डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा जिसमें आप जो है चारों तरफ बाड़ा बनवाएंगे, फेंसिंग कहते हैं, ज़मीन को लेबल करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ट्यूबवेल वगैरह लगवाएंगे, ये सारी इसमें भी खर्चा लगेगा, सिविल वर्क करवाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर रुक सकें, है ना, ज़रूरत पड़ने पर इक्विपमेंट एंड मशीनरी खरीदनी होगी इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। तो इन सभी को जोड़ जाड़ करके ही इन्वेस्टमेंट आउटले कुल कितना पैसा इन्वेस्ट होगा वो पता चलता है। मार्जिन मनी की अगर हम बात करें तो मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट कहते हैं, ठीक है। मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, अगर जो है जैसे आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो बैंक कहता है कि जो है 9 लाख रुपए मैं दूंगा, 1 लाख रुपए तुम खुद अरेंज करो। ऐसा इसलिए करता है बैंक क्योंकि डाउन पेमेंट इसीलिए कहते हैं, इसलिए करता है कि 1 लाख रुपए तुम्हारे भी फंसे रहेंगे। इसी तरीके कार वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है 1 लाख रुपये सर अभी दे दीजिए जिसे आप डाउन पेमेंट बोलते हैं और प्लस 9 लाख रुपये का आपका लोन करवा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि बैंक पूरा का पूरा लोन सैंक्शन नहीं करता, कुछ पैसे आपके भी लगवा देता है। ओके, तो मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट का मतलब शेयर ऑफ बारोअर, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट में बारोअर का शेयर जो होता है उसे मार्जिन मनी कहा जाता है। 10 इफ कैपिटल आउटले फॉर 10 एनिमल अंडर, मान लो आपको 10 बकरियां जो है खरीदनी है, 6300 रुपये की जो है 10 बकरी, अगर एक बकरी 6300 की है तो कुल 63,000 रुपये आपके लगेंगे। तो बैंक बोलता है कि 9 बकरी का दाम हम दे देंगे, एक बकरी का दाम 6300 रुपये तुम खुद अरेंज करो और बाकी 9 बकरी का दाम 56,700 रुपये हम दे देंगे। तो ये 6300 रुपये जो खुद कस्टमर ने अरेंज किया उसे मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट कहा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन मनी इज इंपॉर्टेंट इन अ लोन एज इट डीम्स एज स्टेक ऑफ बारोअर इन द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट जो बकरी पालन कर रहे हो भाई ना, उसमें तुम्हारा भी 6300 रुपये फंसा है, अगर बिजनेस डूबेगा तो 6300 तुम्हारे भी डूबेंगे, इसीलिए जो है उनका भी पैसा लगवाया जाता है मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट के तौर पर। बैंक लोन की अगर हम बात करें, बैंक लोन डिपेंड अपॉन टोटल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस मार्जिन मनी ऑफ द बारोअर। कितना इन्वेस्टमेंट है, मान लो 10 लाख रुपए का, उसमें से मार्जिन कितना चाहिए 1 लाख रुपए, तो बैंक कितना देगा 9 लाख रुपए देगा। ओके, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बैंक क्रेडिट आर एडिक्वेसी, टाइमलीनेस एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। मतलब जब भी बैंक से आपको लोन लेना है तो 3 चीज़ें ध्यान रखिए। एडिक्वेसी, जो पैसा मिले वो पर्याप्त होना चाहिए, समय पर मिल जाना चाहिए जब आपको ज़रूरत है, और इंटरेस्ट वगैरह भी ठीक लगना चाहिए, कास्ट ऑफ क्रेडिट भी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ हो गई। एडिक्वेसी का मतलब है कि लोन शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर और एंटरप्रेन्योर फुली, जो किसान की ज़रूरत है उसको पूरी तरह से पूरा कर सके, एडिक्वेसी कहेंगे। टाइमलीनेस का मतलब कि पैसे आपको तब मिल जाए जब आपको ज़रूरत है। कास्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो इंटरेस्ट वगैरह लगे आपके ऊपर या अदर चार्जेस लगें वो जो है सही लगने चाहिए।
फिर आती है बात रीपेमेंट पीरियड एंड शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट शेड्यूल, देखिए जेनरिक सी बातें हो रही हैं, मैंने कहा नहीं कॉमन गाइडलाइन की हम बात करें, यहाँ ऐसा नहीं बता रहे कि 4 साल में करना है 5 साल में करना है, बातें क्या ध्यान रखनी उसकी बात हो रही है। ओके, रीपेमेंट शेड्यूल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, तो कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, टोटल 60 इंस्टॉलमेंट है, कितना एक इंस्टॉलमेंट का चार्ज है, 5,000 रुपये है, कब करना है, हर महीने करना है इंस्टॉलमेंट। ओके, उसके बाद में कितने साल तक करते रहना है, तो 5 साल तक आपको पैसे रिटर्न करते रहना है। ओके, रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन इज रिलेटेड टू रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बारोअर। रीपेमेंट शेड्यूल भाई जितना बारोअर लौटा देने की क्षमता रखेगा उतने पर ही आपकी रीपेमेंट शेड्यूल लगता है, मतलब डिपेंड करता है। इंटर्न्स डिपेंड अपॉन द सरप्लस दैट वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटी, सस्टेंस रिक्वायरमेंट एंड लाइफ ऑफ एसेट प्रपोज्ड फॉर द एक्वायर्ड। मतलब कह रहे हैं कि बारोअर की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसमें कितना सरप्लस जनरेट होता है। यानी कि अगर हम 5,000 खर्चा कर रहे हैं तो हमें जनरेट कितना हो रहा है, मान लो 6,000, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है। प्लस आपको जो किसान है उसको भी सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी ज़रूरतें पड़ेंगी, और प्लस जो एसेट वगैरह आप एक्वायर कर रहे हो उसके लिए भी पैसे लगेंगे। उसकी लाइफ कितनी है, जैसे ट्रैक्टर ले लिया कितने साल तक चलेगा, कितना मेंटेनेंस में लगेगा, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आप कितना रीपे कर सकते हैं। रिकवरी हैज़ टू बी इफेक्टिव विद इन द लाइफ पीरियड ऑफ द एसेट। एसेट की जितनी लाइफ है उसी के दौरान ही रिकवरी कर लीजिए। 15 साल होती है कार वगैरह जो होती है, उनकी उनका जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट वगैरह या इन सब डिपार्टमेंट की वो है कि 15 साल से ज़्यादा आप कार नहीं रख सकते हैं। तो अगर इसकी लाइफ 15 साल है तो हम आपको 20 साल के लिए कार लोन नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि कार जब तक तुम्हारी चल रही है उसी के दौरान ही हम पैसे वसूल लें। वही बोल रहा है कि जब तक एसेट की लाइफ है तब तक ही वापस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल होता है फ्रेंड दुधारू जानवर। ओके, मिल्च एनिमल द रिपेमेंट पीरियड शुड बी 5 ईयर। तो जो दुधारू जानवर है उनकी 5 साल के लिए, 5 साल में उनसे रिटर्न ले लेना है। अगर किसी ने ट्रैक्टर खरीदा है तो उसका 7 से 9 साल में रिटर्न ले लेना होता है, यानी उनसे पूरा कर्जा चुकवा लेना है 7 से 9 साल के अंदर में। फिर आती है बात ग्रेस पीरियड की। तो हमने जनरल टर्म्स और कंडीशन टर्म लोन की बात की, इन्वेस्टमेंट आउटले में बात की, टोटल कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वही इन्वेस्टमेंट आउटले होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने लेवल पर कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। फिर भी इन्होंने बताया कि जनरली इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी होती है। आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने में, बनवाने में पैसा खर्चना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, आपको जो ज़मीन है उसके चारों तरफ बाड़ा बनवाना होगा, है ना, फेंसिंग करवानी होगी, उसको ज़मीन को लेबल करवाना होगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, ट्यूबवेल, कुआँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में सिविल वर्क करवाना होगा, मशीन और इक्विपमेंट खरीदने होंगे, इन सब में पैसे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट हैं। मार्जिन मनी को दूसरा नाम डाउन पेमेंट के नाम से जाना जाता है। टोटल प्रोजेक्ट में कितना बारोअर अपना पैसा लगाएगा उसे जो है मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट कहते हैं। एग्जांपल उन्होंने दिया कि 10 जो है बकरी खरीद करके आप बिजनेस करना चाहते हो, उसमें 63,000 रुपये अगर लगते हैं तो बैंक जो है आपको 9 बकरी का दाम 56,700 देगा, बाकी 6300 रुपये एक बकरी का दाम आपको मार्जिन मनी के तौर पर खुद अरेंज करना पड़ेगा। मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे क्या है, बारोअर का भी कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी उसमें फंस जाती है उस इन्वेस्टमेंट में, ताकि वो थोड़ा सा ध्यान रखे, वरना कहेगा कि बकरी गई हमें क्या है, जाओ बकरियों को ढूंढ करके पैसे ले लो। जनरली लैंग्वेज यही यूज करते हैं लोग। बकरी खरीदी थी साहब, सारी की सारी मर गई, अब जो है जो मरी हुई बकरी उसमें क्या कर लें हम। ओके, लेकिन अब जब खुद के भी पैसे लगे होंगे तो थोड़ा सा टेंशन रहेगी। बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन जो है कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें से मार्जिन मनी को घटा दीजिए तो वही जो है बैंक लोन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में जो है आपका, जब भी आप लोन लेने जाएं तो उसमें देखिए एडिक्वेसी, टाइमलीनेस और कास्ट ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेसी मतलब जो लोन आप ले रहे हैं वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरा कर दे। टाइमलीनेस, जब आपको लोन की आवश्यकता है तब आपको लोन मिल जाए, और जो लोन मिले उसमें इंटरेस्ट और अदर जो खर्चे हैं वो भी लिमिटेड होने चाहिए। रीपेमेंट पीरियड एंड शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो रीपेमेंट शेड्यूल में आपका कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 60 इंस्टॉलमेंट है, कितने अमाउंट जाने हैं हर बार, 5,000 रुपये जाने हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हर महीने इंस्टॉलमेंट जाएगी। पीरियड ऑफ रीपेमेंट रहेगा, मान लीजिए 5 साल तक हमें लौटाते रहना होगा। ओके, तो रीपेमेंट शेड्यूल जो है बारोअर की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। बारोअर की कैपेसिटी निर्भर करती है कि जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें वो कितना एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस पैसा जनरेट कर पा रहा है, कितना पैसा वो अपने खुद के ज़िंदगी पर, जीवन के लिए खर्चा कर रहा है, और जो एसेट उसने एक्वायर किए हैं उसकी लाइफ वगैरह कितनी है। रिकवरी जो है यानी कि लोन का पैसा तब तक चुका लीजिए जितनी एसेट की लाइफ होती है। एसेट की लाइफ अगर 5 ही साल है तो कोशिश करिए कि 4 साल 5 साल के अंदर में ही पैसा रिकवर कर लीजिए। ओके, एग्जांपल दिया इन्होंने दुधारू जानवरों के लिए, आप 5 साल में पैसा पूरा, यानी कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का दीजिए, और ट्रैक्टर वगैरह के लिए 7 से 9 साल का आप लोन करिए। ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें
सम इन्वेस्टमेंट डू नॉट यील्ड इमीडिएट रिटर्न एंड हैव लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो तुरंत ही पैसा नहीं देने लगते हैं। जैसे आपने आम का बाग लगाना है, आम के बाग लगाओगे, आज लगाया कल से उसमें फल नहीं लगेंगे, 2-4 साल लगेंगे फल को, मतलब पेड़ को तैयार होने में, तब जाके फल लगेगा। तो इस टाइम पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कह देते हैं, या इसी को ही ग्रेस पीरियड कह देते हैं। दिस नेसेसिएट प्रोविजन ऑफ ग्रेस पीरियड व्हेन नो रिकवरी इज एक्सपेक्टेड। जब कोई रिकवरी की उम्मीद ना हो तो उसे ग्रेस पीरियड माना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर हार्टिकल्चर आर फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एंड पोल्ट्री। मतलब कहने का, हार्टिकल्चर में बागवानी आप कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री आपका जंगल वगैरह लगा सकते हैं, है ना, और उसके बाद में आपका पोल्ट्री हो गया, मुर्गी पालन वगैरह। अब मुर्गी के बच्चे लाए तो तुरंत ही जो है वो मतलब बड़े नहीं हो जाएंगे, समय लगेगा, तो ये ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड नाबार्ड ने जो है कुछ सर्टन चीज एग्रीकल्चर लोन के लिए सुझाया हुआ है। अगर कुएं लगाने हैं, कुएं खोदना है, उसमें पंप सेट लगाएं या ना लगाएं, तो उसके लिए 23 महीने का ग्रेस पीरियड है। अगर आपको ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर लगाना है, फुहारे से जो है सिंचाई करनी है, तो ऐसे लोन में 11 महीने का जो है ग्रेस पीरियड है। मुर्गी पालन के लिए 12 महीने का जो है ग्रेस पीरियड है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे आम का या काजू की खेती करनी है आपको, तो 6 से 7 साल का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। 4 से 5 साल का मिलेगा अगर जो है आप नींबू वगैरह हो गया और अमरूद वगैरह हो गया, इसकी खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फर्दर 2 काइंड्स ऑफ रीपेमेंट हॉलीडे ग्रेस पीरियड्स आर कंसिडर। 2 तरीके के जो है ग्रेस पीरियड यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। पहला, इन केस द केस इन विच इवन इंटरेस्ट इज नॉट रिकवर्ड ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, हेंस इट इज कैपिटलाइज्ड एडेड टू द प्रिंसिपल। यानी कि जब आपका जो गेस्टेशन पीरियड है, ग्रेस पीरियड है, उस दौरान इंटरेस्ट भी नहीं लौटता है, तो वो इंटरेस्ट जो है मूलधन में जाकर के जुड़ता रहता है। ओके, पहला केस हो गया। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज एब्सोल्युटली नो इनकम इन जनरेशन ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, फॉरेस्ट्री वेस्टलैंड, है ना, फॉरेस्ट्री एंड वेस्टलैंड। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने आम के पेड़ लगाए, तो आम के पेड़ तुरंत ही फल नहीं देना शुरू करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप कोई भी पैसा लौटा नहीं सकते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बनेगा तो, लेकिन आपको जमा नहीं करना है, वो ग्रेस पीरियड के दौरान आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है। लेकिन मान लो तुमने 2 लाख का लोन लिया है और मान लो तुम्हारा ग्रेस पीरियड 3 साल का है, 3 साल में अगर 60,000 का जो है आपका इंटरेस्ट बन जाता है, तो अब आपका लोन 2,60,000 का हो चुका होगा जब आप पेमेंट करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा है, कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ होती हैं इवन दो द ग्रेस पीरियड इज कंसिडर, उसमें ग्रेस पीरियड तो दिया जाता है। देयर वुड बी सम जनरेशन ऑफ इनकम, लेकिन आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। देयर फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन टर्म लोन इज रिकवर्ड ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। तो जो टर्म लोन है आपका ग्रेस पीरियड के दौरान, उसमें से जो इंटरेस्ट बनता है उसको रिकवर कर लिया जाता है। जैसे सर्टन हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, कुछ फल मतलब क्रॉप हैं जो तुरंत ही प्रोडक्शन देने लगती हैं, कुछ सब्जियां वगैरह आप उगाते हैं। ओके, आर सम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आर ग्रोन एज इंटर क्रॉप, मतलब कहने का कि कुछ ऐसी क्रॉप हैं जैसे सब्जियां आपने लगाई तो 2 से 3 महीने में आपको पैसे मिलने लगते हैं, तो उस केस में जो है आप जो ये ग्रेस पीरियड है उस दौरान भी इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम दीज क्रॉप कुड बी यूटिलाइज टू इफेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड के दौरान अगर आप ये इंटरेस्ट जो इनकम आप जनरेट करते हैं उसकी सहायता से आप क्या है, जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल की बात करें तो टाइप यहाँ पर, इसको बाद में कवर करते हैं, पहले यही देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि कई जगहों पर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर तुरंत रिटर्न नहीं आता है, ऐसे में हमें गेस्टेशन पीरियड देना पड़ता है, इसी को ही ग्रेस पीरियड कहा जाता है। जैसे आप बागवानी करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो इन जगहों पर आपको तुरंत ही रिटर्न नहीं मिलने लगता है। नाबार्ड ने जो है कुछ सर्टन टर्म लोन के लिए लिमिट बांधी हुई है। जैसे अगर आपको कुआं खुदवाना है, उसमें पंप सेट लगाएं या ना लगाएं, तो 23 महीने का गेस्टेशन पीरियड है। अगर आपको ड्रिप इरिगेशन करनी है, सिंचाई करनी है, स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी है, वो उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो 11 महीने का आपको गेस्टेशन पीरियड या ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपको मुर्गी पालन खोलना है तो लोन लेंगे तो 12 महीने का जो है आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आप आम की खेती ना और जो है काजू वगैरह की खेती करना चाहते हैं तो उससे 6 साल 7 साल का जो है गेस्टेशन पीरियड मिलेगा। नींबू वगैरह हो गया, अमरूद वगैरह की करेंगे तो 4 से 5 साल का गेस्टेशन पीरियड मिलेगा। और जो
यहाँ पर जो ग्रेस पीरियड होता है वो, या रीपेमेंट हॉलीडे भी कह देते हैं, ये दो तरीके का होता है। पहला केस है जहाँ पर आपको कोई फर्दर इनकम नहीं आ रही है, जब कोई और इनकम नहीं आप जनरेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते हैं। तो यानी कि ग्रेस पीरियड के दौरान कोई पेमेंट नहीं हो रही है, इंटरेस्ट बन तो रहा है लेकिन जमा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, ग्रेस पीरियड के बाद पे होना शुरू होता है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि आपको कुछ ना कुछ इनकम हो रही है और उस इनकम की वजह से जो आप इनकम कर पा रहे हैं उससे ये इंटरेस्ट आप ग्रेस पीरियड के दौरान भरते हुए चले जा रहे हैं। आफ्टर दैट जो है मूलधन और प्लस इस पीरियड का जो बचे हुए पीरियड है उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। यहाँ क्या है, इसका भी इंटरेस्ट और प्लस बचे हुए पीरियड का भी इंटरेस्ट यहाँ आपको पे करना पड़ जाता है। रीपेमेंट शेड्यूल की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन इनकम जनरेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट लोन पॉलिसी डिफरेंट बैंक अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लोन रीपेमेंट शेड्यूल। तो डिफरेंट लोन रीपेमेंट शेड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 3 तरीके के हैं। पहला इक्वल इंस्टॉलमेंट, दूसरा इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट और तीसरा ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट। थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब होता है इक्वल, बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट। तो जो मूलधन है फ्रेंड्स उसको डिवाइड कर दीजिए कुल कितनी इंस्टॉलमेंट है, प्लस इंटरेस्ट एक्रूड बाद में वसूलते हैं। देखिए कैसे, 1 लाख का लोन लिया, कुल 10 किस्तों में अगर चुकाना है तो हर बार का 10,000 रुपये हो गया, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। तो ये इसे बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट इज वर्क आउट बाय डिवाइडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट ड्यू आर रिकवर्ड सेपरेटली, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो ड्यू होता है उसको अलग से रिकवर किया जाता है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये महीने की बन गई और इंटरेस्ट अलग से लिया जाता है। इक्वल इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला यही है, टोटल कितना मूलधन है डिवाइड बाय कितनी इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट जो आप सबसे ज़्यादा जानते ही हैं, ईएमआई यही होता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। अंडर इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट द सेम अमाउंट इज रीपेड थ्रू आउट द रीपेमेंट शेड्यूल, दिस इज इंक्लूड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में सेम अमाउंट आपको, मान लीजिए आपकी ईएमआई 5,000 रुपये की होगी तो 5,000 रुपये आपको लगातार भरते रहना होगा। इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल होता है। बैंक पहले इंटरेस्ट रिकवर करता है फिर प्रिंसिपल रिकवर करता है। तो जो ईएमआई होती है, मान लो तुम्हारी 5,000 की ईएमआई है तो शुरू के दिनों में हो सकता है तुम 4,000 इंटरेस्ट प्लस 1,000 ब्याज भर रहे होगे। धीरे धीरे चल करके ये पता चलेगा कि अब तुम 2,000 इंटरेस्ट और 3,000 ब्याज भर रहे हो, सॉरी 2,000 इंटरेस्ट में और 3,000 मूलधन में भर रहे हो। आगे चल करके हो सकता है कि आप जो है 1,000 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट में और 4,000 रुपये मूलधन में भर रहे हो। ओके, मतलब कहने का शुरू में आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा वसूला जाएगा, बाद में इंटरेस्ट जब कम हो जाएगा तो आपसे मूलधन ज़्यादा वसूला जाता है। दिस सिस्टम इज पॉपुलर एमंग बैंक फॉर रिकवरी फॉर पीपल हु हैव रेगुलर इनकम लाइक सैलरीड क्लास। तो ये ज़्यादा पॉपुलर है उनके लिए जिनकी लगातार इनकम आती है, जैसे सैलरीड क्लास की। ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट मीन्स द इंस्टॉलमेंट इज आइदर राइजिंग और डिक्लाइनिंग डिपेंडिंग अपॉन द सरप्लस जनरेटेड अंडर द एक्टिविटी। तो ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई जो आपकी है इंस्टॉलमेंट है वो घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है। आइदर राइजिंग और डिक्लाइनिंग, डिपेंड करता है कि कितना कैश आप जनरेट कर पा रहे हैं, कितना सरप्लस आप जनरेट कर पा रहे हैं, उसके आधार पर तो इसे ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की। To ensure repayment of the loan, banking practice requires borrower to provide some kind of tangible security which may be sold in case the borrower do not pay। तो भाई देखो, रीपेमेंट अपने लोन को सिक्योर करने के लिए बैंक चाहता है कि आप कोई ना कोई टेंजिबल सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी से छुआ जा सके, वो आप बैंक के पास गिरवी रखिए ताकि अगर आप पे ना कर पाएँ तो बैंक उसको सोल्ड करके से बेच करके अपने पैसे वसूल ले, ठीक है। दिस मीन्स दैट क्रेडिट कैन बी एक्सेस्ड बाई ओनली दोज हु ऑफर सच सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि लोन उन्हीं को मिलेगा जो ऐसी सिक्योरिटी दे सकते हैं। हाउएवर मैनी ऑफ द फार्मर्स, छोटे मझोले जो किसान होते हैं, इनके पास में सिक्योरिटी देने के लिए कुछ होता ही नहीं, ना हो सकता है खेत भी ना हो सकता है घर ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे में उनको जो है लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर आरबीआई हैज़ डिवाइड सर्टन सिक्योरिटी नाम फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए सर्टन नाम्स लेकर आई है जहाँ पर कि आपको लोन देना होगा भले ही उसके पास में सिक्योरिटी के लिए कुछ हो या ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए केसीसी में हमने बात की थी कि अगर आपका टाई अप अरेंजमेंट है तो 3 लाख रुपए तक की आपकी केसीसी बन जाती है। ओके, बस केवल आपको जो क्रॉप है, आपकी फसल है, उसी को ही हाइपोथेकेट करने की ज़रूरत होती है। ओके, फिर आते हैं, बात करते हैं क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बारोअर। बैंक लोन इज आल्सो डिटरमाइंड बाई क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फार्मर विच बेसिकली मीन्स द क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो बैंक लोन जो है कितना देना है वो कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस पर डिपेंड करेगा, और क्रेडिट वर्थीनेस मतलब कितना लोन वो एब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है। बारोअर की इंटीग्रिटी, उसकी ईमानदारी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो कैसे पता चलता है? उसके रीपेमेंट बिहेवियर से पता चल जाता है। पास्ट में जो उसने लोन लिया उसमें रीपेमेंट का क्या स्थिति रही उससे हमें पता चल जाता है।
क्रेडिट के 3 आर होते हैं, 3 आर ऑफ क्रेडिट होते हैं। रिस्क वेरिंग एबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रीपेमेंट कैपेसिटी। क्या जो जिसने बारोवर ने लोन लिया है वो रिस्क बियर कर सकता है? मान लो उसकी फसल का नुकसान हो जाए तो पैसे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा? जो हमने लोन दिया है उस पर हमें कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या नाम है, रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी किसकी है, उसकी कैसी है, बारोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें ही डिटरमाइन करती हैं कि बारोवर की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है। तो 3 आर ऑफ क्रेडिट में ध्यान रखिएगा, रिस्क बेरिंग एबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रीपेमेंट कैपेसिटी। कस्टमर रिस्क ले सकता है, नहीं ले सकता है, जो भी लोन हम दे रहे हैं उससे वो रिटर्न कमा पाएगा और बदले में हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, रीपेमेंट की क्षमता है या नहीं क्षमता है, ये तीनों चीज़ों से ही मिल करके बारोवर की क्रेडिट वर्थीनेस हमें पता चलती है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ लेक्चर नहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।